गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज जूही हियर। आज मैं आप लोगों से सीटेट एग्ज़ाम के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1 है, विकास है, डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट फर्स्ट ऑप्शन है एक आयामी है, एक दिशाई है, में बदलाव किया जा सकता है, आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित है। विकास क्या है? तो देखिए, विकास जो है, डेवलपमेंट, एक बच्चे का जो विकास होता है वो कैसे होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है एक आयामी। विकास कभी भी एक आयामी नहीं हो सकता है, तो ये नहीं होगा। एक दिशाई है, तो ये नहीं होगा। फिर है में बदलाव किया जा सकता है, और फोर्थ है आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित। तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि आनुवांशिकता तो वो जीन हो गया जो हम लोग को अपने दादा परदादा या पापा मम्मी से मिलता है। आनुवांशिकता तो नहीं होगी। तो डेवलपमेंट में बदलाव किया जा सकता है, ये इसका आंसर होगा। क्योंकि विकास जो है, डेवलपमेंट, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, चाहे वो इमोशनल डेवलपमेंट हो, और चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, हमेशा उसमें बदलाव किया जा सकता है। हम जिस माहौल में रहते हैं उसके अनुसार फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट समय के अनुसार होता रहता है, इसीलिए इसमें बदलाव किया जा सकता है। और अरस्तू के अनुसार यह कहा भी गया है कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारकों के कारण होता है, इसीलिए जो विकास है उसमें बदलाव किया जा सकता है। विकास जो है वो दो एक करण के अनुसार होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और विकास सरल से जटिल की ओर होता है। तो आप लोग ये समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? मित्रों का चयन। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए, कौन सा पूर्णतः अनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, यानी हमारे पूर्वजों से क्या मिलता है, हम लोगों को क्या निर्धारित होता है? तो मित्रों का चयन, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मित्र तो हम स्वयं बनाते हैं। आँखों का रंग, शैक्षणिक सफलता, ये भी हम लोग पढ़ के प्राप्त करते हैं। शिक्षा में रुचि, ये भी हम इंटरेस्ट पे आधारित होता है। तो इसका एग्जैक्ट जो है वो आँखों का रंग होगा, क्योंकि हमारे माता पिता या हमारे पूर्वज में जो भी क्वालिटी पाया जाता है, चाहे वो शरीर की लंबाई हो या वेट हो या आँखों का रंग हो, जो कुछ भी हमें अपने शरीर के आकार, साइज, रंग मिलता है, वो हमारे पूर्वजों से मिलता है, वो हमारे आनुवंशिकी द्वारा निर्धारित होता है। तो इसमें होगा आँखों का रंग। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? वह क्या कहलाता है? कौन सा समाजीकरण बच्चे का स्कूल में होता है? तो आप लोग समाजीकरण चैप्टर पढ़े होंगे, जिसमें प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण होता है। प्राथमिक समाजीकरण मीन्स घर, परिवार, आस पड़ोस, समाज में ये आते हैं प्राथमिक समाजीकरण।
और द्वितीयक समाजीकरण हमारे स्कूल कॉलेज जो हमें बाहरी से मिलता है वो हमारे द्वितीयक समाजीकरण है। तो इसमें द्वितीयक समाजीकरण हो जाएगा, परिपक्वता नहीं होगा। निष्क्रिय समाजीकरण तो बिल्कुल भी नहीं है। प्राथमिक समाजीकरण में हमारे घर आ जाते हैं, जिसे घर को प्राथमिक पाठशाला भी कहा जाता है, तो इसमें द्वितीयक समाजीकरण हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, इनमें कौन सा अध्यापक द्वारा पार का उदाहरण नहीं है? पार का उदाहरण, पार मीन्स स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग किसी भी बच्चे को, मान लीजिए अगर 2 या 3 का टेबल नहीं आता है, अगर वो लर्न करते हैं तो बीच बीच में उनसे मिस हो जाता है। तो जैसे ही एज ए टीचर जैसे ही मेरी स्टूडेंट को नहीं आता है और मैं उन्हें बीच में कुछ बता देती हूँ तो वो फिर अच्छा से लर्न कर लेती है या फिर हमें सुना देती है। तो ये है स्कैफोल्डिंग, पार। यानी जब बच्चा बीच में अटकता है तो उसे इशारे और संकेत देकर उसे कंप्लीट कर लेता है, तो वो पार कहलाता है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि कौन सा पार का उदाहरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना। अनुकरण के लिए मतलब सीखने के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, ये तो नहीं होगा, क्योंकि पार मीन्स इशारे और संकेत देकर बच्चे को टास्क पूरा कराना होता है। फिर सेकंड होगा रटना, इशारे और संकेत देना। इशारे और संकेत देना नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है उदाहरण नहीं है। आप लोग इस पे क्वेश्चन यही गलत होता है कि नहीं है, हम लोग नहीं देखते हैं और डायरेक्ट उदाहरण है पे आके हम लोग कर देते हैं। सहपाठियों संग साझा शिक्षण करना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब है, उदाहरण है, ये उदाहरण नहीं है, तो रखना होगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, कोहलवर के भौतिक विकास समाजीकरण सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? कोहलवर का जो थ्योरी दिया गया है, कोहलवर जो अपना सिद्धांत बताए हैं, उसमें पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो कोहलवर के जो दूसरे स्तर के हैं वो पारंपरिक नैतिकता है, और उसकी तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो आप लोग को पता होगा कि इसकी तीसरी अवस्था अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की मीन्स एक बच्चा जब भौतिक विकास समाजीकरण सिद्धांत में दूसरे स्तर पे जो पारंपरिक नैतिकता आती है, इसमें एक बच्चा अगर दूसरे को सम्मान देता है तो वो दूसरे से सम्मान पाने की इच्छा रखता है। तो इसमें अच्छा लड़का अच्छा अभिविन्यास आ जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश की समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? तो देखिए आप लोग टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़े होंगे, जिसमें वर्तमान स्कीमा मीन्स बच्चों के दिमाग में जो पहले से बनाई हुई अवस्था होती है किसी भी चीज़ को लेकर। जैसे ये मार्कर है तो मेरे मन में ये पहले से ही है, बन गया है कि ये मार्कर है, तो ये स्कीमा सेट है। तो वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश की समझ पाने की असमर्थता के कारण, और दूसरे इसी टाइप का मार्कर हमको दिया जाएगा तो मैं वो समझने में जब असमर्थ हो जाऊंगी तो असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? तो उसकी स्कीमा क्या कहलाती है? समायोजन, आत्मसातीकरण, अनुकूलन या संगठन। तो अनुकूलन तो वो होता है जो हम लोग वातावरण में, जिस वातावरण में रहते हैं
वहाँ हम अनुकूल करते हैं, उसके अनुसार अनुकूल करते हैं। आत्मसातीकरण होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में अपने कॉन्सेप्ट को एडजस्ट करना। और समायोजन, किसी चीज़ का स्कीमा आपके अंदर बना हुआ है और उसको दूसरे स्कीमा को आप ग्रहण करने में जब असमर्थ होते हैं तो एक नए स्कीमा की रचना होती है, उसे समायोजन कहते हैं। तो ये समायोजन में आएगा। जब हम किसी भी चीज़ को लेकर समझने में असमर्थ हो जाते हैं और एक नई स्कीमा की रचना हो जाती है तो वो समायोजन कहलाती है। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रदाय सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? तो पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रदाय है जो सूचना को संगठित एवं प्रतिपादित करता है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत में स्कीमा को, तो स्कीमा सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है, तो स्कीमा हो जाएगा। व्याख्यात्मक परिदर्शक नहीं होगा, संवेदी मुद्रक नहीं होगा, अग्रिम संगठन नहीं होगा, तो स्कीमा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? तो क्या उपयुक्त नहीं है? कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, सामूहिक सहयोगिता, वेधन व दोहराव, प्रयोगात्मक। बताइए। चलिए इसमें हम लोग आते हैं बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन। क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। शिक्षा शास्त्रीय पद्धति जो होता है वो एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या होगा? बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, ये तो होगा। यहाँ देखना है कि क्या नहीं है। तो बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, हम लोग कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसमें बहुआयामी सोचते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, तो ये तो होगा। यहाँ है नहीं होगा। सामूहिक सहयोगिता, ये भी होगा। कोई भी काम हम लोग करते हैं संरचनावादी कक्षा के लिए तो उसमें सामूहिक बच्चों के साथ कुछ सीखते हैं या कुछ प्ले करवाते हैं, तो सामूहिक सहभागिता भी होगा। वेधन व दोहराव या प्रयोगात्मक, हम लोग प्रयोग भी करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसमें हमेशा प्रयोग करते रहते हैं। तो इसमें है उपयुक्त में से कौन सा कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वेधन और दोहराव नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा वेधन एवं दोहराव, क्योंकि ये संरचनावादी कक्षा के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है? बताइए। चार्ल्स स्पीयरमैन, हार्वर्ड गार्डनर, थियोडोर साइमन एंड अल्फ्रेड बिनेट। किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि के अनेक विशिष्ट संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया? तो ये आप लोग पढ़े होंगे, ये बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है, हार्वर्ड गार्डनर। इसके हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बच्चे जन्म से कुछ सीख के नहीं आते हैं और जो भी पाए जाते हैं वो यहाँ सीखते हैं, और बुद्धि बहुत प्रकार की होती है। बहुत बुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने ही दिया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से
किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? संरचनावादी क्लास, संरचनावादी कक्षा। तो संरचनावादी कक्षा में किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? फर्स्ट है संकलनात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन, एक आयामी मूल्यांकन, मानकीकृत एवं एक समान मूल्यांकन। बताइए। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है संकलनात्मक मूल्यांकन, जो नहीं होगा। संकलन करना तो एक संरचनावादी कक्षा में कभी से भी नहीं होता है। फिर सेकंड है संरचनात्मक मूल्यांकन। संरचनात्मक मूल्यांकन का महत्व होना चाहिए। एक आयामी मूल्यांकन, एक आयामी मूल्यांकन तो कभी नहीं होगा। मानकीकृत एवं एक समान मूल्यांकन। अब बताइए, संरचनात्मक मूल्यांकन होगा या मानकीकृत मूल्यांकन? इस दोनों में हम लोग देखते हैं तो मेरा ये होगा कि संरचनात्मक मूल्यांकन पे महत्व देना चाहिए, क्योंकि संरचनावादी क्लासेस में जो हम लोग मूल्यांकन करते हैं तो संरचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, जो एक अच्छा मूल्यांकन होता है। इसी के साथ मैं इसे एंड करती हूँ। अगर ये मैं 10 क्वेश्चन करवाई हूँ, जो अगर आप अच्छा से एक बार समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू।